प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की। इसकी आधुनिक दृष्टिकोण की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि देखो, जब राजनीति विज्ञान को हम समग्र रूप में, संपूर्ण रूप में समझना चाहें तो इसको सबसे पहले दो भागों में विभाजित कर देंगे हम। इसकी विषय वस्तु, प्रकृति, इसी के साथ में इसकी अध्ययन पद्धति, तथ्य, मूल्यों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित कर देंगे, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। पिछली वीडियो में हमने आपको परंपरागत दृष्टिकोण समझा दिया है। अब हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे एक समकालिक राजनीतिक सिद्धांत वेदा के शब्दों से। क्या? समकालीन राजनीतिक सिद्धांत वेदा के शब्दों से। उनका नाम है लियो स्ट्रॉस। क्या नाम है? लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस का कहना है कि जिस प्रकार परंपरागत भौतिक शास्त्र ने नाभिकीय भौतिक शास्त्र का रूप धारण कर लिया है, ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को भी परंपरागत राजनीति विज्ञान से एक नवीन या आधुनिक राजनीति विज्ञान का रूप धारण करना है, जिससे कि अणु बमों से वास्तविक रूप में मानवता की रक्षा की जा सके। मानवता की रक्षा की जा सके, इसलिए परंपरागत राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीति विज्ञान बनना अति आवश्यक है। कौन कह रहे हैं? लियो स्ट्रॉस। कैसे कही है बातें, क्यों कही है, इनका उल्लेख आगे करेंगे हम। तो सबसे पहले तो यहाँ मूल बात ये आती है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, मैं आपको विशेषकर राजनीति विज्ञान के दोनों ही दृष्टिकोणों को इस रूप में समझाऊंगा कि आपको पूरा संपूर्ण राजनीति विज्ञान ठीक से समझ में आए। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि परंपरागत दृष्टिकोण के होते हुए, क्या परंपरागत दृष्टिकोण के होते हुए आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण केवल काल्पनिक बातों के अध्ययन पर बल दे रहे थे। वो केवल संस्थागत अध्ययन पर बल दे रहे थे, केवल कानूनी अध्ययन पर बल दे रहे थे, केवल औपचारिक अध्ययन पर बल दे रहे थे। उनकी अध्ययन पद्धतियां दार्शनिक थी, मतलब आदर्शात्मक और काल्पनिक बातों का अध्ययन कर रहे थे। इन आदर्शात्मक, इन काल्पनिक बातों के आधार पर यथार्थ राजनीति को नहीं समझा जा रहा था। इसलिए विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कुछ विद्वानों ने इसके अंतर्गत विशेष प्रयास किया कि क्यों ना हम राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाएं, अर्थात इसके अंतर्गत आधुनिक पद्धतियों का, मतलब वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि इसके अंतर्गत राजनीति के बारे में भविष्यवाणियां भी की जा सके। इसमें विशेष प्रयोग किया था या प्रयास किया था चार्ल्स ई मैरियम ने। अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स लिखी है। इसके अंतर्गत इन्होंने पूर्ण रूप में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था। इसी के साथ में डेविड ईस्टन के द्वारा भी, आर्मन पावेल के द्वारा भी राजनीति को, अर्थात राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाने का भरसक प्रयास किया गया था। तो मूल बात आपको ये समझनी है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत काफी कुछ कमियां थी। कमियां यही थी कि वो केवल, ध्यान देंगे, वो केवल संस्थाओं के संस्थागत ढांचे का अध्ययन कर रहे थे। मैं आपको समझाऊंगा, जैसे व्यवस्थापिका है, ये कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है, तो ये सिर्फ इनके ढांचे का अध्ययन कर रहे थे। संस्थाओं की संस्था के ढांचे का अध्ययन कर रहे थे, इनके क्या कार्य होंगे, इनकी संरचनाएं क्या होंगी, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब वास्तव में व्यवस्थापिका कानून बनाते हैं या नहीं, कार्यपालिका लागू करती है या नहीं, न्यायपालिका न्यायिक निर्णय लेती है या नहीं, इनसे इनका कोई वास्ता नहीं है परंपरागत दृष्टिकोण का। वो तो केवल इनकी संरचना के ऊपर बल देते हैं। मगर आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान ये कह रहे हैं कि भाई इससे तो हम यथार्थ राजनीति को, वास्तविक राजनीति को समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मूल जो बात है आपको समझने की, विशेषकर जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। देखो, परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो चाहिए से संबंधित बातों के अध्ययन पर बल देते हैं।
काल्पनिक बातों के अध्ययन पर बल देते हैं। उनकी जो अध्ययन पद्धति है वह विशेषकर दार्शनिक अध्ययन पद्धति है। कैसी है? दार्शनिक अध्ययन पद्धति है, इसलिए उसके अंतर्गत काल्पनिक बातों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यथार्थ वास्तविक राजनीति को नहीं समझा जा सकता, राजनीति की वास्तविक गतिविधियों को नहीं समझा जा रहा था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विशेषकर ये प्रयास किया गया कि हम वास्तविकता को अर्थात वास्तविक गतिविधियों को, वास्तविक राजनीति को ठीक से समझ सकें। इसके लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया था और विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के राज वैज्ञानिकों ने इसके अंतर्गत अपना विशेष योगदान दिया था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होंगे चार्ल्स ई मेरियम, इसी के साथ में डेविड स्टर्न, आर्मंड एवं पावेल का इसमें विशेष योगदान रहा है। अब जो अगली बात आती है वो ये है कि आधुनिक दृष्टिकोण की विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, मतलब राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है। यहाँ भी हम आपको परंपरागत दृष्टिकोण की तरह आपकी सुविधा के लिए इसकी सभी प्रकार की परिभाषाओं को 4 भागों में विभाजित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बताएं उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपको राजनीति विज्ञान को ठीक से समझना है तो परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण को ठीक से समझिएगा। मैं आपको यहाँ एक और जानकारी देना चाह रहा हूं कि वास्तविक रूप में स्वयं जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसका भी विकास के 2 चरण है, ये याद रखना है। इसके विकास के 2 चरण है, पहला है व्यवहारवाद, दूसरा है उत्तर व्यवहारवाद। नोट कीजिएगा, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। तो इस तरीके से 3 बिंदु बन जाते हैं राजनीति विज्ञान, समग्र राजनीति विज्ञान के बारे में। क्या? परंपरागत दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद कहां से आ रहे हैं? आधुनिक दृष्टिकोण के ही विकास के 2 चरण हैं भाई ये। तो इसमें मैं आपको सर्वप्रथम परिभाषा से पहली बात समझाना चाह रहा हूं। देखो, परंपरागत दृष्टिकोण तो विशेषकर किसका अध्ययन करेगा? मूल्यों से संबंधित बातों का अध्ययन करेगा। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में ये बात यदि आप यहाँ समझ रहे हैं तो आंसर गलत दे नहीं सकते, कैसा ही प्रश्न आए चाहे। क्या कह रहा मैं? परंपरागत दृष्टिकोण विशेषकर मूल्यों से संबंधित बातों के अध्ययन पर बल दे रहे थे, मतलब काल्पनिक आदर्शात्मक बातों का अध्ययन कर रहे थे, चाहिए से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे, संस्थाओं के संस्थागत ढांचे का अध्ययन कर रहे थे, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के संस्थागत ढांचे का अध्ययन कर रहे थे। क्या? संरचनाओं के, संस्थाओं के वास्तविक रूप में केवल ढांचे का अध्ययन कर रहे थे, संरचनाओं के ढांचे का अध्ययन कर रहे थे, इनके कार्यों का अध्ययन कर रहे थे, वास्तव में ये कार्य करते या नहीं इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो परंपरागत दृष्टिकोण होगा। अब आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मैंने कहा इसके विकास के 2 चरण है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। तो ध्यान दीजिएगा, परंपरागत दृष्टिकोण केवल मूल्यों की बात करता है। इसके बाद में जब व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है तो इनका कहना है कि काल्पनिक बातों से, मूल्यों से, कल्पनाओं से, दार्शनिक पत्ति से वास्तविक राजनीति को नहीं समझा जा सकता। मतलब राजनीति की वास्तविक गतिविधियों को, राजनीति की परतों को हम ठीक से नहीं समझ सकते, इसलिए व्यवहारवादियों ने किसके पर बल दिया? व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। अर्थात ये वास्तविक रूप में व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाओं का, प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाह रहे हैं। कैसे? जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, तो ये लोग वास्तव में, जैसे व्यवस्थापिका है इसमें बैठने वाले जो व्यक्ति हैं सांसद हैं, कार्यपालिका मंत्रिमंडल मंत्री हैं, न्यायपालिका न्यायाधीश है, तो ये इनकी भूमिकाओं का अध्ययन करते हैं कि वास्तव में ये लोग अपने से संबंधित कार्य करते हैं या नहीं। इसलिए व्यवहारवादी तथ्यों से संबंधित अध्ययन पर बल देते हैं। नोट कीजिएगा, तथ्यों से संबंधित अध्ययन पर बल देते हैं। अब चूंकि व्यवहारवाद में भी कमी थी, कमी क्या थी कि इन्होंने मूल्यों को बिल्कुल पीछे कर दिया, मूल्यों के अध्ययन पर बल नहीं दिया। जैसा कि लियोस्ट्रॉस कहते हैं कि व्यवहारवादियों ने बहुत बड़ी गलती की है। क्या? व्यवहारवादियों ने बहुत बड़ी गलती की है, इन्होंने वास्तविक रूप में समाज के उच्च मूल्यों को भी गटर में बहा दिया। क्या? समाज के उच्च मूल्यों को भी गटर में बहा दिया। क्यों? क्योंकि व्यवहारवादियों की दृष्टि में सभी मूल्य समान है, न्याय, अन्याय, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, समानता, असमानता, व्यवहारवादी सबको बराबर मान रहे हैं। लेकिन ध्यान दे भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या न्याय और अन्याय एक ही बात है? क्या समानता असमानता एक ही बात है? क्या स्वतंत्रता स्वच्छंदता एक ही बात है? क्या लोकतंत्र और तानाशाही प्रणाली एक ही बात है? नो, अलग अलग है। इसलिए व्यवहारवाद ने यहाँ पर गलती की है। अब
स्वयं जो डेविड स्टर्न ने 1969 में राजनीति विज्ञान का जो सम्मेलन होता है उसके अंतर्गत अध्यक्षीय भाषण में स्वयं कह रहे हैं कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्वयं ये कह रहे हैं कि वास्तव में हमने प्रयास बहुत किया है, तत्व तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन जो हम शोध कर रहे हैं उस शोध की कोई सार्थकता नहीं है। समाज में चारों तरफ जो समस्याएं फैली हुई है उन समस्याओं का हम कोई समाधान नहीं कर पा रहे। इसलिए डेविड स्टर्न ने कहा कि सबसे पहले हम ये देखें कि ठीक है, हम तथ्य तो एकत्रित करेंगे, हम शोध तो करेंगे, खोज तो करेंगे, लेकिन भाई उस खोज की सार्थकता होनी चाहिए, क्या उस अनुसंधान का फायदा होना चाहिए, अर्थात वो शोध, वो तथ्य जो एकत्रित किए जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में जो समस्याएं फैल रही हैं, सामाजिक राजनीतिक समस्याएं हैं, मुंह बाएं खड़ी हैं, उन सब समस्याओं के संदर्भ में होनी चाहिए, जिससे कि उन समस्याओं को दूर किया जा सके। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने एक नारा लगाया, कर्म और प्रासंगिकता का सिद्धांत, जिसे कि प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? कर्म और प्रासंगिकता का सिद्धांत। तो कर्म और प्रासंगिकता का सिद्धांत किसने दिया है? उत्तर व्यवहारवादी ने दिया है। नोट, किसने दिया? उत्तर व्यवहारवादी। अब यहाँ प्रश्न बनता है कर्म और प्रासंगिकता का सिद्धांत क्या है भाई? तो कर्म मीन्स तथ्य तो एकत्रित करेंगे ये उत्तर व्यवहारवादी, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे, खोज करेंगे, अनुसंधान करेंगे, लेकिन वो सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में होगी। इसका मतलब यहाँ उत्तर व्यवहारवादियों ने तथ्य और मूल्य दोनों के अध्ययन पर बल दिया है। इसके 3 बिंदु हो गए। पूरा संपूर्ण राजनीति विज्ञान परंपरागत दृष्टिकोण के मूल्यों की बात कर रहे हैं, व्यवहारवादी जो कि आधुनिक दृष्टिकोण का पहला चरण है, दूसरा चरण उत्तर व्यवहारवाद है। तो पहला चरण क्या है इसका? व्यवहारवाद। व्यवहारवादी केवल तथ्यों के अध्ययन पर बल दे रहे हैं, इसमें भी कमी है। उसके बाद में भाई उत्तर व्यवहारवादी आते हैं। उत्तर व्यवहारवादी दोनों के ऊपर बल देते हैं, तथ्य और मूल्य, दोनों के अध्ययन पर बल देते हैं, तथ्य और मूल्य। इसलिए इन्होंने क्या नारा लगाया? कर्म और प्रासंगिकता। कर्म मतलब तथ्य एकत्रित करना, शोध करना, अनुसंधान करना। प्रासंगिकता मतलब जो खोज की जा रही है, जो अनुसंधान किया जा रहा है, वह सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में होना चाहिए। मतलब जैसे विश्वव्यापी समस्याएं, आतंकवाद है, पर्यावरण प्रदूषण है, जनसंख्या विस्फोट है, तो इन समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में शोध होनी चाहिए भाई, जबकि व्यवहारवादी ऐसा नहीं कर रहे थे। तो ये 3 पॉइंट्स, 3 बिंदु है, आपको ध्यान में रखना है। क्या? परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण के 2 पार्ट, 2 विकास के चरण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल आधुनिक दृष्टिकोण की। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की। पहली परिभाषा क्या है? राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। क्या? राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है भाई, क्लियर बात है। परंपरागत दृष्टिकोण मानव क्रियाओं का अध्ययन नहीं कर रहा है, बल्कि वास्तविक रूप में जो ये संस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके संस्थागत ढांचे का अध्ययन करते हैं। जबकि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान या आधुनिक दृष्टिकोण मानव की, अर्थात इसमें जो बैठे व्यक्ति हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, न्यायाधीश हैं, इनकी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, इनकी भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे कि ये वास्तव में क्या कार्य करते हैं। तो पहली परिभाषा क्या होगी? राजनीतिक विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है। और परंपरागत दृष्टिकोण किसका करेगा भाई? संस्थाओं के संस्थागत ढांचे का, मतलब संस्थागत अध्ययन करते हैं वो। और ये क्या करते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मानव की भूमिकाओं का अध्ययन करते हैं। क्या? व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, कैसे भी कहिएगा। अब इसकी एक डेफिनेशन ले रहे हैं जुविनेल, क्या कह रहे हैं? राजनीति विज्ञान व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो उनके परस्पर साथ रहने के कारण स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका का अध्ययन किया जाता है। क्या? राजनीतिक भूमिकाओं का अध्ययन किया जाता है, ये नोट कीजिएगा। दूसरी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है इसकी? शक्ति का अध्ययन, अर्थात राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करता है। कौन कहते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विद्वान कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। जैसे कैथलीन कह रहे हैं राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, केवल इतना ही कह रहे हैं। क्या? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान की जो मूल विषय वस्तु मानी जाती है वो शक्ति मानी जाती है। आज वास्तविक रूप में कहा भी जाता है कि राजनीति क्या, तो कह दिया जाता है कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष है। सभी व्यक्ति, सभी देश, सभी परिवार अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। कैटलिन क्या करे? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान, नोट कीजिएगा। फिर एक विद्वान है कैपलान, जो कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। कैपलान क्या करें? राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण, नोट कीजिएगा, राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण और साझेदारी से संबंधित विषय है। क्या कह रहे हैं कैटलान?
राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण और साझेदारी से संबंधित विषय है। क्लियर। तीसरी डेफिनेशन क्या है? राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है, पॉलिटिकल सिस्टम। इससे संबंधित विद्वान कौन से हैं? डेविड स्टर्न, अमंडियम पावेल। क्या कह रही है? राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है। राज्य व्यवस्था का अध्ययन कैसे? इनका कहना है कि वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वास्तव में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अर्थात यहाँ पर वास्तविक रूप में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। जैसे स्वयं डेविड स्टर्न कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था का तात्पर्य बता रहे कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, मूल्यों का सत्तापूर्ण आवंटन। क्या? मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या मूल्यों का सत्तापूर्ण आवंटन। ठीक है, ये डेविड स्टर्न डेफिनेशन दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ तीसरे प्रकार के विद्वान स्टर्न और आमंड कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन करता है, पॉलिटिकल सिस्टम का। किसमें? आधुनिक दृष्टिकोण में। चौथी परिभाषा क्या है भाई इसमें? राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। यहाँ इसे संबंधित कौन है? रिचार्ड सी शिंडर। रिचार्ड सी शिंडर ये क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित बातों का अध्ययन करता है। किस समय कौन सा निर्णय किन तत्वों से प्रभावित होकर लिया गया है, उन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी रूप में मंत्रिमंडल के अंतर्गत कोई निर्णय लिया जाता है, तो यहाँ पर यह अध्ययन किया जाएगा कि वह किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के उस प्रकार का या इस प्रकार का निर्णय लेता है। उन सभी प्रक्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। क्लियर। तो आधुनिक दृष्टिकोण परिभाषाओं के कितने प्रकार हो गए? 4। नंबर 1 राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है, नोट कीजिएगा। दूसरा क्या है? शक्ति का अध्ययन करता है। तीसरा क्या है? राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन करता है। चौथा क्या है? राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसकी 4 परिभाषाएं होंगी। अब इसके बाद में दूसरा जो इसका बिंदु लेंगे, पहला तो परिभाषा होगा, दूसरा क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र क्या होगा? तो क्षेत्र के लिए हमें कहीं बाहर थोड़ी जाना है, क्षेत्र विशेषताएं कुछ भी निकाले, इसकी जो परिभाषाएं होती हैं उन परिभाषाओं के आधार पर इसका जो है अध्ययन क्षेत्र स्पष्ट हो जाएगा। कैसे होगा? नंबर 1 आधुनिक दृष्टिकोण मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण वास्तविक रूप में संस्थाओं के संस्थागत ढांचे का अध्ययन करता है। जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो ये क्या है? संस्थाओं के संस्थागत ढांचे का अध्ययन करता है। परंतु आधुनिक दृष्टिकोण किसका करेगा? मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करेगा। कैसे? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाएगा। मान लीजिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ ये लोग ये देखेंगे कि जैसे एक मतदाता है, क्या एक मतदाता है, एक मतदाता बार बार एक ही राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक दल को वोट क्यों दे रहा है, मत क्यों दे रहा है? जैसे एक मतदाता बार बार कांग्रेस को अपना मत देता है, या एक मतदाता प्रत्येक बार अलग अलग राजनीतिक दल को अपना मत देता है, तो इसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि वह मतदाता किन किन तत्वों से प्रभावित होकर ऐसा या वैसा निर्णय लेता है। मतलब बार बार उसका व्यवहार परिवर्तित होता है या उसका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहता है। तो इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा संस्थागत ढांचे से आगे बढ़ते हुए। ये परंपरागत दृष्टिकोण संस्थागत ढांचे का अध्ययन करेगा, लेकिन ये आधुनिक दृष्टिकोण संस्थागत ढांचे का अध्ययन तो करेगा, पर इसमें बैठने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं का, उनके व्यवहार के अध्ययन का सबसे ज्यादा योगदान दिया जाएगा या महत्व रहेगा। दूसरा क्या है? विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करता है। अर्थात राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण वास्तविक रूप में क्रियाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं उन सभी के अध्ययन पर बल देता है। जैसे शक्ति है, सत्ता है, मतदान है, निर्णय प्रक्रिया है, राज्य व्यवस्था है, खेल का सिद्धांत है, इन सभी बातों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मतलब वास्तविक रूप में जो व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित नित्य नई अवधारणाएं गढ़ी गई हैं, उन सभी का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और तीसरा जो इसका अध्ययन क्षेत्र होगा आधुनिक दृष्टिकोण का, वो होगा सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष
व सहमति का अध्ययन करता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीति के अंतर्गत वास्तव में दो पक्षों का होना जरूरी है और दोनों पक्षों में असहमति होनी चाहिए। तो यहाँ पर असहमति का मतलब यह है कि जब दो पक्षों के मध्य, दो देशों के मध्य, दो परिवारों के मध्य, दो दलों के मध्य आपसी असहमति होती है तो असहमति किसी न किसी रूप में संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त होती है और संघर्ष होता है आपस में, जब मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी रूप में, अंतिम रूप में वहां पर कोई न कोई निर्णय तो लिया ही जाता है। इसका मतलब फिर वहां पर सहमति हो जाती है। तो संघर्ष व सहमति इन दोनों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत संघर्ष व सहमति का भी अध्ययन किया जाता है। ये इसका अध्ययन क्षेत्र होगा। तो मूलतः आप यदि इसको कहना चाहें तो इतना ही कह देंगे कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में सार्वजनिक जीवन के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को प्रभावित करने के लिए या उन निर्णयों को जिन भी तत्वों के द्वारा प्रभावित किया जाता है, चाहे वह प्रत्यक्ष तत्व हो या अप्रत्यक्ष तत्व हो या राजनीतिक तत्व हो या गैर राजनीतिक तत्व हो, यदि वास्तविक रूप में वहां सार्वजनिक जीवन से संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाता है और उसे किसी भी तत्व ने प्रभावित किया है तो उन सभी का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, चाहे वह राजनीतिक हो और चाहे वह गैर राजनीतिक हो। तो ये होया आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वास्तव में राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है जैसा आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से हम देखते हैं। अब इसकी अंतिम तीसरी बात आती है कि जब हम इसकी परिभाषाएं समझ जाते हैं, इसके विकास को समझ जाते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों पड़ी है इसको समझ जाते हैं, इसके अध्ययन क्षेत्र को समझ जाते हैं, तो फिर भाई इसकी विशेषताएं बनाने में हमें कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ध्यान दें, अब इसकी क्या लक्षण है, ये विशेषकर आईएएस एग्जाम के अंतर्गत किसी न किसी को पूछा जाता है। इसी के साथ में नेट एग्जाम, कॉलेज लेक्चरर और इसके साथ में स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत किसी न किसी को इसके ऊपर प्रश्न बनता है और पूछा ही जाता है। तो ध्यान दें, इसके लक्षण क्या होंगे भाई, किसके, आधुनिक राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के। भाई राजनीति विज्ञान को समझने के लिए हम दो दृष्टिकोण बता रहे हैं, परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण काल्पनिक बातें करता है, चाहे संबंधित अध्ययन करता है, और आधुनिक दृष्टिकोण किस संबंधित अध्ययन करता है, है से संबंधित अध्ययन करता है। मतलब परंपरागत दृष्टिकोण चाहिए संबंधित कल्पनात्मक अध्ययन करता है, आधुनिक दृष्टिकोण है तथ्यों से संबंधित अध्ययन करता है। अब इसमें इसके लक्षण क्या होंगे, नंबर 1, अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन होता है। कैसे होता है भाई, हम आपको समझा चुके हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण संस्थागत, कानूनी, औपचारिक अध्ययन करता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये संस्थागत या संरचनाओं के संस्थागत ढांचे का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन इसमें बैठने वाले व्यक्तियों की प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देते हैं। किसके ऊपर, उनकी प्रक्रियाएं, उनकी क्रियाएं या व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार, इसके अध्ययन पर बल देते हैं। तो यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन होता है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता लक्षण क्या है, वैज्ञानिकता पर बल। आधुनिक दृष्टिकोण वास्तविक रूप में मूलतः बल इसी के ऊपर दे रहा है, किसके ऊपर, कि ये वास्तविक रूप में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तथ्य एकत्रित करते हैं और उसके आधार पर किसी न किसी रूप में सिद्धांतों का निर्माण करना चाह रहे हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर राजनीति के बारे में ये भविष्यवाणी करने की संभावना जताते हैं। इसका मतलब यहाँ पर वैज्ञानिकता के ऊपर बल दिया जाता है, काल्पनिकता के ऊपर बल नहीं दिया जा रहा है। जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में काल्पनिकता के ऊपर बल दिया जाता है, उनकी पत्ती भी दार्शनिक पत्ती होती है। तीसरा क्या है भाई, यथार्थवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण क्या होगा भाई, वहां आदर्शवादी और मूल्य सापेक्ष अध्ययन। और ये क्या है, यथार्थवादी। क्यों, क्योंकि ये वास्तविक राजनीति को या राजनीति की वास्तविक गतिविधियों को या राजनीति की परतों को उठा करके समझना चाह रहे हैं, राजनीति की गतिविधियों का वास्तविक अध्ययन करना चाह रहे हैं, तथ्य के आधार पर अध्ययन करना चाह रहे हैं, काल्पनिक अध्ययन नहीं कर रहे, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए ये वास्तविक राजनीति को समझना चाहते हैं। इसलिए क्या है भाई, ये यथार्थवादी। मूल्य निरपेक्ष, इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो ये जो मूल्य निरपेक्ष है भाई, ये व्यवहारवादी के ऊपर लागू होगा। किसके ऊपर होगा, व्यवहारवादी के ऊपर लागू होगा। मतलब व्यवहारवादियों का मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे इनको, मूल्य निरपेक्ष। जबकि परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहेंगे, मूल्य सापेक्ष। वहां पर मूल्यों को बल दिया जाएगा, यहाँ पर मूल्यों को छोड़ दिया जाएगा, तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ क्या अध्ययन किया जाएगा, यहाँ पर तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, मतलब मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है ये।
चौथा क्या है भाई, सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता। देखो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विशेषकर चाहे व्यवहारवादी हूँ चाहे उत्तर व्यवहारवादी हूँ, ये दोनों ही वास्तविक रूप में सबसे पहले ये कहना चाह रहे विशेषकर व्यवहारवादी कि पहले समाज से तथ्य एकत्रित किए जाएं, उन तथ्यों के आधार पर क्या बनाया जाए, अवधारणा बनाई जाए, उन अवधारणाओं से फिर क्या किया जाए, सामान्यीकरण बनाया जाए और सामान्यीकरण से सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। इसका मतलब ये किसी न किसी रूप में सिद्धांत निर्माण करना चाह रहे हैं। अच्छा क्या भाई, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। इसका मतलब क्या है, अंतर एक दूसरे से संबंधित अनुशासन विषय जैसे राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, इतिहास है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विशेषकर अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। कैसे कि ये वास्तविक रूप में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं भाई। अब एक बात बताइए, जब व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को हम समझना चाह रहे हैं तो क्या व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार समाज से, अर्थव्यवस्था से, धार्मिक व्यवस्था से, सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित नहीं होता, मनोविज्ञान से प्रभावित नहीं होता, इतिहास से प्रभावित नहीं होता? इन सब से प्रभावित होता है। जब इन सब से प्रभावित होता है इसका मतलब वास्तविक रूप में राजनीति को ठीक से समझने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं को भी अपनाया जाता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं का राजनीति विज्ञान में प्रयोग करना, राजनीति को समझना ही क्या है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। मतलब जब राजनीति विज्ञान को या राजनीति को ठीक से समझने के लिए या राजनीतिक व्यवहार को ठीक से समझने के लिए अन्य विषयों का सहारा लिया जाता है। अन्य विषय मतलब जैसे अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, इन विषयों की अवधारणाओं और सिद्धांतों को जब राजनीति विज्ञान में अपनाया जाता है तो वही क्या कहलाता है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जिसको कि वास्तविक रूप में आधुनिक दृष्टिकोण ने अपनाया है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ। जैसे हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विकास की अवधारणा है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा है, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा है। तो देखो इनमें राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक शब्द राजनीतिक विज्ञान का है और व्यवस्था शब्द कहाँ से लिया है इन्होंने, जीव विज्ञान से लिया है। कहाँ से लिया है, जीव विज्ञान से। इसके साथ में राजनीतिक विकास, राजनीतिक शब्द राजनीतिक विज्ञान को होगा, विकास शब्द किसका है, अर्थशास्त्र का है। इसी के साथ में राजनीतिक आधुनिकीकरण, तो राजनीतिक शब्द किसका है, राजनीति विज्ञान का है। आधुनिकीकरण शब्द कहां से लिया है, समाजशास्त्र से लिया है। तो क्या राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए अन्य विषयों का, अन्य अनुशासनों का सहारा नहीं लिया जा रहा? यस, लिया जा रहा है। अन्य विषयों की अवधारणाओं का राजनीति विज्ञान में प्रयोग किया जा रहा है। जब ऐसा किया जाता है उसे ही कहते हैं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। एग्जाम की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है, अलग से भी ये टॉपिक चलता है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जिसको कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे। अगला लक्षण क्या है इसका, व्यवहारवाद संबंधी विशेषता। मतलब आधुनिक दृष्टिकोण का मैंने आपको पहले कह दिया था कि इसके विकास के दो चरण है भाई, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। तो इसमें व्यवहारवाद संबंधी विशेषता भी पाई जाती है। कैसे, जैसे व्यवहारवादी व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। क्या, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। तो वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत ये सब बातें पाई जाती है। किसमें, आधुनिक दृष्टिकोण में। इसलिए कहेंगे कि व्यवहारवाद संबंधी विशेषता भी है इसकी। अगला क्या है वही सातवां, विकासशीलता का लक्षण है इसमें। ये जड़ नहीं है, ये इस तरह नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो राजनीतिक चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ही नहीं है विकासशीलता, लगातार विकास करता रहता है। अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं जिसका दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण भी जड़ नहीं है, इस तरह नहीं है, इसमें भी विकासशीलता का लक्षण है। कैसे, देखो आधुनिक दृष्टिकोण का जो पहला विकास का चरण है वो क्या, व्यवहारवाद है। उसके बाद दूसरा क्या है, उत्तर व्यवहारवाद है। तो व्यवहारवादी ही बाद में क्या बन जाते हैं, उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं। तो यही क्या है, विकासशीलता का लक्षण है इसका। ठीक है, अगला लक्षण क्या है, राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता, मौलिकता में विश्वास। समझो, विशेष एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता एवं मौलिकता में विश्वास। कैसे, इसलिए देखो आधुनिक दृष्टिकोण में विशेषकर कौन सी पद्धति अपनाई जा रही है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब कि राजनीति को समझने के लिए, राजनीति विज्ञान को समझने के लिए, राज्य व्यवस्था को समझने के लिए ये अन्य विषयों की
अवधारणाओं, सिद्धांतों का, तथ्यों का प्रयोग करते हैं इसमें। तो ऐसी स्थिति में खतरा रहता है। खतरा क्या रहता है कि भाई हम कहीं अन्य विषयों की अवधारणाओं को राजनीति विज्ञान में अपनाते अपनाते अपने विषय की स्वायत्तता को भूल जाएं, इसकी मौलिकता को भूल जाएं और अन्य विषयों का ही अध्ययन करना शुरू कर दें। मगर यहाँ वास्तविक रूप में आधुनिक दृष्टिकोण ने ये गलती नहीं की है और इन्होंने वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान की स्वायत्त मौलिकता में विश्वास किया है और इसको बचाए रखने का प्रयास भी किया। ठीक है, हम अन्य विषयों का उदाहरणों को अपनाएंगे, लेकिन हमारा मूल जो लक्ष्य होगा वो राजनीतिक व्यवहार को समझने का होगा। ये किसका कहना है? आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित जो विद्वान है उनका कहना है। पुनः दोहरा रहा हूं कि वास्तविक रूप में ये लोग अन्य विषयों मतलब जैसे भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है कि इनके अवधारणाओं, सिद्धांतों को अपना तो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में सतर्क हैं, सचेत हैं कि हम राजनीति विज्ञान की मौलिकता को भी बचा करके रखेंगे। और अगला क्या है भाई? मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अब ये जो बिंदु बन रहा है भाई, ये वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। क्यों? देखो, व्यवहारवादी तो केवल तथ्यों की बात कर रहे हैं, मतलब वो तो केवल समाज से तथ्य एकत्रित कर रहे हैं। कैसे कि समाज में, देश में कितना न्याय हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, कितना प्रतिशत न्याय हुआ है, कितना प्रतिशत अन्याय है, कितना प्रतिशत समानता है, कितने प्रतिशत असमानता है। ठीक है, अब वो इतना तो बता देंगे कि इतना प्रतिशत न्याय है, इतना प्रतिशत अन्याय है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि न्याय और अन्याय में सर्वोच्च कौन है, उचित कौन है, अच्छा कौन है, मौन है। लेकिन यहाँ उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी ने बहुत बड़ी गलती की है, जैसा लीस्ट्रॉस कह रहे हैं कि इन्होंने सब मूल्यों को बराबर माना है। मतलब न्याय और अन्याय, समानता और असमानता, लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र को इन्होंने बराबर बना दिया है, जबकि दोनों बराबर नहीं। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि ठीक है, व्यवहारवादी शोध कर रहे हैं, कीजिएगा, तथ्य एकत्रित कर रहे हैं, कीजिएगा, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन वो तथ्य भाई कम से कम वास्तव में जो मूल्य हैं, समाज के जो सर्वोच्च मूल्य हैं, समाज की जो समस्याएं हैं या जो विश्वव्यापी समस्याएं हैं भाई, उसके संदर्भ में खोज होनी चाहिए, उसके संदर्भ में अनुसंधान होना चाहिए। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादी विशेषकर मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल देते हैं। जैसे वर्तमान समय में आतंकवाद जैसी समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या है, ये विश्वव्यापी समस्याएं, परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है, विश्वव्यापी समस्याएं हैं। इसी के साथ में जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, आर्थिक गरीबी की समस्या है। हम मूलतः कहना चाहेंगे जितने विकासशील देश उसके सामने भी समस्या है, तो उन सभी का उचित हल निकालेंगे। तो उचित हल निकालने का मतलब यह है कि उत्तर व्यवहारवादी करें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो कीजिएगा, कोई बुरी बात नहीं है, तथ्य एकत्रित कीजिएगा, लेकिन भाई वो तथ्य, वो शोध सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में होनी चाहिए। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी क्या नारा लगाते हैं? कर्म और प्रासंगिकता का नारा लगाते हैं। तो ये हो गया आधुनिक दृष्टिकोण के लक्षण या विशेषताएं। तो विशेषकर आप इन बिंदुओं को समझिएगा। यदि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के लक्षण आपकी समझ में आ जाते हैं, परिभाषाएं समझ में आ जाती हैं, अध्ययन क्षेत्र समझ में आ जाता है, तो फिर बताइए मुझे कि राजनीति विज्ञान में शेष बचा ही क्या है। इसके बाद में आगे हम पूरे संपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, तो इनसे बाहर कुछ होगा ही। इनके आधार पर ही सारी अवधारणाएं गढ़ी जाएंगी। जब हम इन दोनों दृष्टिकोणों को ठीक से समझ जाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। पुनः कह रहा हूं मैं, दोनों दृष्टिकोण, इसका मतलब 3 बिंदु बन रहे हैं। हम इसको कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर समझा सकते हैं। कैसे? कार्ल मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति में 3 चरणों की बात की है, वाद, प्रतिवाद, संवाद। क्लियर? अब यहाँ राजनीति विज्ञान में भाई वाद किसको मानेंगे, प्रारंभ किसको मानेंगे राजनीति विज्ञान का? परंपरागत दृष्टिकोण। क्लियर? वाद है परंपरागत दृष्टिकोण, प्रारंभ है परंपरागत दृष्टिकोण, अध्ययन क्षेत्र मूल्य, मूल्यों के अध्ययन पर बल देते हैं। अब वाद का प्रतिवाद किसको मानेंगे? व्यवहारवाद को। वाद परंपरागत दृष्टिकोण, प्रतिवाद व्यवहारवाद होता है। और भाई संवाद किसको मानेंगे? दोनों का समन्वय, उत्तर व्यवहारवाद। इसका मतलब परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों का अध्ययन करता है, व्यवहारवाद तथ्यों का अध्ययन करता है, और उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य दोनों का अध्ययन करता है। तो ये क्या हो गया? वाद, प्रतिवाद और संवाद। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं इसमें? ये राजनीति विज्ञान को समग्र रूप में समझने का सबसे अच्छा तरीका है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।